3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि पर ज्योतिबा फूले सर्किल पर अर्पित की पुष्पांजलि। महात्मा ज्योतिबा फूले जागृति मंच सहित जनप्रतिनिधियों व समाज बंधुओं ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले का निधन पुणे में 28 नवंबर 1890 को हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन करते रहे। वे पूरे समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। महात्मा फूले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। यह देश का पहला स्कूल था जहां उन्होंने शिक्षिका नहीं मिलने पर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका बनाया। उन्होंने एक के बाद एक 3 बालिका स्कूल खोले। आज पूरे देश में महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अजमेर में अजमेर क्लब चौराहा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फूले जागृति मंच सहित माली सैनी समाज बंधुओं के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत से काम किए। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर मैं अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा जगत का वो नाम था, समाज सुधार का वो नाम था, सामाजिक क्रांति का वो नाम था, जिन्होंने हर मूवमेंट के ऊपर पहली बार अपने जीवन के अंदर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया और समरसता के रूप के अंदर महात्मा जी ने सभी 36 कौम की जातों को एक मिलाकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर हम लोग उनको नमन कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उनकी छत्र छाया हमारे समाज पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। उपमहापौर नीरज जैन ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गरीबों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। पूरे देश में महिला शिक्षा की अलग जगाने वाले, अंधविश्वास से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रण लेने वाले एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे संत महात्मा ज्योतिबा फूले, आज उनकी 131वीं पुण्यतिथि है और आज उनकी पुण्यतिथि पे उनके पदमार्ग पे चलने के लिए मैं आह्वान करता हूं इस देश की जनता से, इस देश के नागरिकों से कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, जिस प्रकार अंधविश्वास से दूर करने के लिए, जाति विभेद को दूर करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का उन्होंने नव प्रयोग करके महिला शिक्षा पे जोर दिया, निश्चित रूप से उनके बताए गए उस संदेश, उस पदमार्ग पे आज भी इस देश को चलने की आवश्यकता है। इस प्रकार का मैं आह्वान आज करता हूँ। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की सुनीता चौहान, महेश चौहान, पूनम चंद मारोटिया, मामराज सेन, धर्मेंद्र टांग, पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष जसराज जयपाल, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता, उप महापौर नीरज जैन सहित माली सैनी समाज के कई गणमान्य लोग व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
आर्य समाज आदर्श नगर में चल रहे 84वें 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव की पूर्णाहुति आचार्य सत्यव्रत के ब्रह्मत्व में हुआ हवन यज्ञ, प्रवचन व प्रसादी के साथ हुआ समापन। आर्य समाज आदर्श नगर में चल रही 3 दिवसीय 84वें वार्षिकोत्सव का रविवार को हवन यज्ञ, प्रवचन और भोजन प्रसादी के साथ समापन हो गया। इस मौके पर संयोजक योगेश व मोहन सिंह तंवर ने बताया कि 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव के दौरान रोजाना हवन यज्ञ व प्रवचन के साथ शाम को भजन संध्याओं के आयोजन हुए, जिसमें आर्य समाज से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। आज वृहद यज्ञ का आयोजन आचार्य सत्यव्रत के ब्रह्मत्व में आयोजित किया गया। तत्पश्चात आचार्य व आर्य समाज के प्रधान वेद प्रकाश आर्य प्रमुख प्रवचनकर्ता के तौर पर मौजूद रहे। परोपकारिणी सभा के मंत्री आचार्य मुनि सत्यजीत ने आशीर्वचन दिए। तत्पश्चात भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया और इसी के साथ 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन हो गया। आज हमारे आर्य समाज का वार्षिक उत्सव था जो 3 दिन से चल रहा है। यहाँ पर 3 दिन रोज सुबह हवन यज्ञ होता है, उसके बाद प्रवचन होते हैं और शाम के टाइम हमारे यहाँ भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। 3 रोज से ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी समापन हो गया है और इसके बाद में भोजन प्रसादी चल रही है सबको। आज क्या हुआ इसमें? आज सुबह सबसे पहले तो हवन हुआ, यज्ञ के बाद में प्रवचन हुए विद्वानों के, उसके बाद में अभी ये चल रहा है, भोजन प्रसाद चल रहा है हमारा। उन्होंने अपने हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता थे और परोपकारिणी सभा के मंत्री और आचार्य मुनि सत्यजीत जी जो कि हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। और इसके पश्चात आज हमने ये भोजन प्रसादी के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया। कितने दिन चला? ये 3 दिन चला कार्यक्रम, 26, 27 और 28। कंचन नगर दौराई के क्षेत्रवासी जल भराव की समस्या से हैं त्रस्त। अजमेर डेयरी के नजदीक दोनों मार्गों पर बारिश नहीं होने के बावजूद भरा रहता है कई फीट पानी। वार्ड 32 और 33 के अंतर्गत आने वाले खानपुरा, कंचन नगर और दौराई के क्षेत्रवासियों ने बारिश नहीं होने के बावजूद पिछले 4 महीने से मुख्य मार्ग पर पानी भरा रहने की समस्या से त्रस्त होकर रविवार को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त की है। यहाँ से रोज निकलो, रोज मकान क्या होता है? पब्लिक की सुनता नहीं, गरीब आदमी की बापड़े की। आज गंदा पानी है तो कहो तो पाप करता तालाब का गंदा पानी, बिल्कुल कचर का पानी आता है। अरे नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ता 5 टाइम की, तो गंदा पानी में कैसे पक दे तो का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इतना पानी है तो हर व्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए कि उसको कई बार सोचना पड़ता है कि वो यहाँ से निकलेगा कैसे। और इतनी गंदगी है तो जब वो प्रशासन बोलता है कि साफ सफाई रखो, तो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान है किधर? आप थोड़ा हमको दिखाइए। आप वहाँ से पटरी से लेके यहाँ तक आए तो आप इस बात को मोटिवेशन करिए कि स्वच्छ भारत का अभियान किधर है। क्या स्वच्छ भारत ऑफिसर तक सीमित है क्या? सर इसका तो वही लोग जवाब देंगे ना, वो अपने में क्या ऑफिसर में बस ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, ये सब कुर्सियों तक और अपने नेताओं तक ही सीमित है। उसके बाद आम जनता देखो कैसे गंदे पानी में सड़ रही है, बीमारियां हो रही है। डेंगू का यहाँ इतना वायरस चला हुआ है कि पब्लिक अगर कमा रही है तो सिर्फ अपने बच्चों की बीमारियों में लगा रही है और कुछ नहीं कर रही है। और प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? आम जनता का क्या ख्याल रख रही है यहाँ की गवर्नमेंट? ये बुजुर्ग है, अभी हम जैसे यंग इंसान को यहाँ से चलने में इतनी प्रॉब्लम है, तो आप इस बात को माइंड करिए कि यहाँ से बच्चे और बुजुर्ग कैसे निकल पाएंगे। लोगों को डेली यहाँ से, क्योंकि हम स्कूल खुद जॉब करते हैं तो डेली हम लोगों को इस रास्ते को फेस करना पड़ता है। पैदल तो यहाँ पे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे डेली लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं कि कोई ना कोई हमें लिफ्ट दे, तो लिफ्ट वाले, कोई गाड़ी वाले भी ना लिफ्ट देते हैं। गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई इजी वे में नहीं निकल पाती है। कई बार प्रशासन बोलता है काम चल रहा है, सैंक्शन हो चुका है लोन, लेकिन अभी तक तो कुछ काम दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को। हम 2-3 साल से इतने परेशान हो रखे हैं, बच्चे बूढ़े हर पब्लिक मतलब बहुत परेशान है। और अभी 2 दिन पहले भी अभी एक लोडिंग टेम्पो उलट गया था, एक एजेड लेडी थी हमारे सामने। हम रोज देखते हैं कोई ना कोई बच्चा गिरता है, कोई लेडी गिरती है और हम लोग बिल्कुल ही नहीं इस रास्ते को कवर कर पाते। कई बार हम लोगों ने कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। और कोई गर्भवती महिला अगर इधर से डिलीवरी के लिए जाने के लिए वो तो
फोटो भी नहीं आता, नॉर्मल पानी भरा हुआ। नॉर्मल लेडी ही नहीं निकल पाती है तो फिर प्रेग्नेंट लेडी की तो बात ही क्या है। जैसे कि आप बता रहे हो किसी का गिरने से फ्रैक्चर भी हो गया। जी हाँ, वो एक भैया है ये यहाँ पास में रहते हैं, वो गिर गए थे तो उनका फ्रैक्चर हो गया। एक डेथ पहले भी हो चुकी है यहाँ पर। और डेली भैया एक दो दिन में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रशासन पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहा है। ये कंचन नगर है भैया। वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान ने बताया कि बारिश में दोराई फाटक से मुख्य मार्ग पर कई फीट पानी भर जाता है, जिससे यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचना देकर इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खान ने बताया कि यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। यह पानी कभी भी खत्म नहीं होता। बारिश बंद हुए 4 महीने बीत चुके, लेकिन 4 महीने से ये पानी जस का तस भरा हुआ है, जिसमें गिरकर कई लोग चोटिल हो चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का काम भी धीमी गति से चल रहा है। साथ ही सड़कों के टेंडर होने के बावजूद ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहा। ऐसे में कंचन नगर, दोराई और खानपुरा के लोग खासे परेशान हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का हल नहीं हुआ तो वे सड़क पर ही आमरण अनशन शुरू करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला और पुलिस प्रशासन की होगी। सर, समस्या ये है कि मतलब है ये जो कंचन नगर का रोड है, ये बाहर आने जाने की सबकी यही कनेक्टिविटी है। यहाँ से स्कूल बस जाती है, बहुत मैयत हो जाती है तो वहीं यहाँ से दोराई से यहाँ से जाती है। सब 10 से 15 हज़ार लोग इधर से आना जाना है। इधर से ही हॉस्पिटल जाते हैं, इधर से ही घर जाते हैं। पिछली बार के लास्ट इंसिडेंट क्या हो गया था कि यहाँ पर मतलब मैंने पानी भरने से पत्थर वत्थर रखे हुए, इधर से काम चलता रहता था, नाली खुदी हुई है। इस चक्कर में एक आदमी की डेथ भी हो गई। फिर ये भाई में पास में भाई रहता है, उसका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। 3 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी मतलब बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा। और दूसरा भी ये बीमारियाँ इतनी चल रही है तो डेंगू का भी मतलब है ना, आसपास में सब जगह घर पे डेंगू हो रखा है। और अब जो सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कंचन नगर के लोग जो रहते हैं वो अब इनके स्कूल क्या इधर है सबके, तो अब इधर वो जाएंगे कैसे? इनके बच्चे कैसे जाएंगे सुबह? अगर तैयार होकर भी जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो बारिश का लेवल थोड़ा चलो कम हुआ है, तो ये इसका लेवल कम हुआ ना, इसका लेवल इतना रहता है कम से कम है ना, अपने पूरे पीठ तक इसका लेवल आ जाता है। इसकी शिकायत नगर निगम में और एडीए में और कलेक्टर साहब को भी इसके अंदर ज्ञापन दे चुके हैं। मैंने इसका ज्ञापन दिया था और ये जावेद खान है वार्ड 33 के पार्षद, उन्होंने भी इसका ज्ञापन दिया था। उनके हिस्से में भी जो आती है, इनके जो हिस्से में रोड आती है, उन्होंने भी इनका ज्ञापन दिया। फिर आगे का हिस्सा इसका आता है सरपंच का इलाके का। फिर डेयरी की गाड़ियाँ भी जाती है। बाउंड्री वॉल बनने से ना तो पानी इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। तो इसका सीवरेज भी है ना, अभी पास हो गया, लेकिन ये पास तो कर दिया है गवर्नमेंट ने इसको, लेकिन बस ये इसमें क्या देरी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। काम भी पास हो चुका है, सीवरेज भी पास हो गया। वार्ड नंबर कौन सा है? ये वार्ड नंबर 33 है। दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था द्वारा राइड फॉर एजुकेशन अभियान के तहत साइकिल वितरण। मेयर ब्रजलता हाड़ा व भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने 25 जरूरतमंद व अत्यंत निर्धन बच्चों को वितरित की साइकिल। राइड फॉर एजुकेशन अभियान के तहत रविवार को दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था द्वारा 25 अत्यंत निर्धन व जरूरतमंद बच्चों को स्कूल अध्ययन हेतु जाने के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर ब्रजलता हाड़ा और भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को साइकिल वितरित की। इस मौके पर अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व और उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। संस्था निदेशक फादर विशाल द्वारा सभी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही संस्था के प्रयासों व कार्यों से अवगत करवाया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 36 के पार्षद पृथ्वी सिंह व चिश्ती फाउंडेशन के संस्थापक सलमान चिश्ती भी मौजूद रहे। संस्था निदेशक फादर विशाल ने बताया कि संस्था शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 301 अनाथ HIV से ग्रस्त अत्यंत निर्धन बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए सहयोग उपलब्ध करवा रही है। बच्चों को साइकिल दिए जाने के उद्देश्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे सुगमता से विद्यालय जाकर अपना अध्ययन और पढ़ाई पूरी कर सकें, इसलिए आज 25 निर्धन बच्चों को साइकिल वितरित की गई। दिशा समाजसेवी संस्था की ओर से दीक्षा परियोजना के तहत राइट टू एजुकेशन अभियान का आयोजन किया गया। इसमें अति जरूरतमंद 25 बच्चों को साइकिल का वितरण किया गया, ताकि वह उन साइकिलों के द्वारा सुगमता से अपनी स्कूल पहुंच सकें और अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। कोरोना के नए मामले पाए जाने पर जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। वैशाली नगर, शिवसागर कॉलोनी, गांधी भवन, यातायात चौकी, आगरा गेट सहित आसपास किया हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अजमेर से कोरोना भगाने की मुहिम छेड़ दी है। वर्तमान में अजमेर में कोरोना के नए मामले पाए जाने के चलते फिर से जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता सतर्क हो गए
और उन्होंने इससे जंग लड़ने की तैयारी कर ली। रविवार को फाउंडेशन के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता वैशाली नगर शिवसागर कॉलोनी पहुंचे और सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इसी क्रम में गांधी भवन, यातायात चौकी, आगरा गेट, माताजी के मंदिर और कुछ चाय की थड़ियों सहित मित्तल अस्पताल के आसपास पेट्रोल पंप के नज़दीक हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। साथ ही मीडिया के माध्यम से जनता से आग्रह और निवेदन किया कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही से पिछली बार की तरह कोरोना अजमेर में फिर से फैल जाए। इस कार्य में मुकेश सबलानिया, विनोद नकवाल, विष्णु गौड़, विनोद नायक, गोपाल नायक ने अपनी सेवाएं दी। जिस तरह से अजमेर में कोरोना के मरीज पाए गए हैं और सुना है कि कम से 5 से 6 पेशेंट अजमेर के अंदर पाए गए हैं, इसको देखते हुए जवाहर फाउंडेशन झुंझुनवाले की तरफ से उनके नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो चुके हैं और हमने 15 से 20 मशीनें तैयार कर ली है। आज हमारी टीम ने शिवसागर, वैशाली नगर के जहाँ पॉजिटिव पाए गए वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया और आसपास के एरिया को सैनिटाइजर किया। और इसी क्रम में हमने आगरा गेट पुलिस चौकी, यातायात पुलिस चौकी है, वहाँ पे आगरा गेट की जो होटल है चाय की और ऐसे 3-4 होटल है, वहाँ पे हमने सैनिटाइजर किया। इसके अलावा हमने मित्तल पेट्रोल पंप पे जाकर सैनिटाइजर किया। जिस तरह से कोरोना वापस अपना पैर फंसा रहा है, जनता से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरा पालन करें, मास्क लगा के चलें और समय समय पर बार बार हाथ धोते रहे साबुन से। ये आपसे निवेदन है। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह ये कोरोना वापस फैल जाए। तो कोरोना को अजमेर से भगाना है तो सबका सहयोग और आप जनता का सहयोग मिलना जरूरी है। हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं और जनता अपना कर्तव्य निभाए। मुझे बताएं। तीसरी लहर के अंतर्गत हमारे शिवसागर कॉलोनी में एक पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कि ये जवाहर फाउंडेशन की तरफ से रिव्यू झुंझुनवाल की तरफ से सैनिटाइज का कार्य किया गया है और बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा कदम है। सैनिटाइज होना चाहिए, अच्छी बात है। स्वर्ण जयंती गार्डन जयपुर में किसान आंदोलन की वर्षगांठ पर सत्य, शांति और अहिंसा के साथ संघर्ष जारी रखने का निर्णय। एमएसपी सहित न्यूनतम खरीद मूल्य और गारंटी का कानून पास नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान महापंचायत के झंडे तले वर्ष भर संघर्षरत रहे। किसान भाइयों द्वारा आज आयोजित वर्षगांठ के अवसर पर आंदोलन में उतार चढ़ाव की समीक्षा व 93 दिवसीय दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह के दौरान संसद मार्ग थाने में निरंतर अनवरत गिरफ्तारी झेलने वाले सत्याग्रह का सम्मान दिवस व आंदोलन मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाने दाने की खरीद का गारंटी कानून बनने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प दिवस के रूप में किसान तपस्या याद रहेगी। प्रत्येक वर्ष इसी तारीख को याद ताज़ा करने का प्रण भी लिया गया। इस अवसर पर मुसद्दी यादव, प्रदेश अध्यक्ष अलवर, रतन खोकर, प्रदेश सचिव टोंक, बत्तीलाल बैरवा, प्रदेश सचिव करौली, गोपीलाल जाट डोडवाडी टांक, लक्ष्मी नारायण मीणा, पटेल दोतरी जयपुर, पिंटू यादव युवा प्रदेश महामंत्री अलवर, सीताराम जाट सांखन टोंक, राम गोपाल नेकाड़ी जिला संयोजक दूदू, नंदलाल मीणा जिला महामंत्री दूदू, बलदेव महरिया दूदू विधानसभा किसान अध्यक्ष, मोहम्मद खान दूदू आदि मौजूद रहे। आज अनौपचारिक रूप से स्वर्ण जयंती गार्डन जयपुर में प्रमुख कार्यकर्ता जो स्वेच्छा पूर्वक आज आए, उनकी अनौपचारिक बैठक में संकल्प लिया गया, जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और ये संघर्ष चलेगा सत्य, शांति और अहिंसा के आधार पर। जैसे पिछले 93 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने सत्याग्रह किया और ये 3 कानून वापस हुए, उसी ढंग से फिर सत्याग्रह शुरू होगा। अभी प्रतीक्षा है उच्चतम न्यायालय में अनुमति की याचिका में
बहस और आदेश की। आज हम सीएम हाउस जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। किसानों का मुआवजा को लेकर, अग्नि दमकल को लेकर हमारे दूदू विधानसभा क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कैसे भी हो, उन्होंने किसानों का अहित करने का निर्णय ले लिया। किसानों की मांग मुआवजा में नहीं मिल पाता टाइम पे, और इसके साथ ही आज हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव। एनसीसी दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने 400 यूनिट रक्त का किया दान। टू राज आर्टरी बैटरी एनसीसी यूनिट द्वारा लगाया गया मेगा रक्तदान शिविर। टू राजस्थान आर्टरी बैटरी एनसीसी यूनिट द्वारा रविवार को एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में हजारीबाग ब्यावर रोड पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में टू राज आर्टरी बैटरी एनसीसी यूनिट के लगभग 400 एनसीसी कैडेट्स ने अपने रक्त का दान कर पीड़ित मानव की आपातकाल में सेवा का संकल्प लेते हुए सदैव व निरंतर रक्तदान करने की शपथ ली। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किए गए इस रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए XANO एनसीसी व एग्जीक्यूटिव मेंबर रेड क्रॉस सोसाइटी अजमेर मेजर सतपाल पिलानिया ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को हर ज़रूरतमंद की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसमें रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी ज़रूरतमंद की जान बचा सकता है। उन्होंने बताया कि 25 साल की एनसीसी सेवा के दौरान उन्होंने अनेकों बार रक्तदान किया और आज भी उनका नाम JLN अस्पताल ब्लड बैंक में दर्ज है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कर्नल समीर चौधरी और दयानंद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत का विशेष सहयोग रहा। ये एनसीसी कैडेट्स का ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मेजर SP पिलानिया XANO टू राज आर्टरी बैटरी प्रोफेसर DAV कॉलेज अजमेर और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी हूँ। हमने मेरे समय में भी JLN हॉस्पिटल में नाम लिखा हुआ था। किसी भी भाई को रात दिन जब भी ब्लड चाहिए, हमारे कैडेट्स तैयार रहेंगे और जब भी सूचना होती थी हम अपने साधनों से यहाँ उपलब्ध कराकर लोगों को रक्त देते थे। ये पता होना चाहिए कि किसको रक्त जा रहा है मेरा। ऐसी इमरजेंसी पीरियड में सदैव हमारी सेवाएं रहती थी और उसी के अनुपालना में हमारे वर्तमान AN और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। जनता जनार्दन की जो सेवा कर रहे हैं रक्तदान से, अन्य समाज सेवा से, वह बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र को ऐसा कार्य करते ही रहना चाहिए नागरिकों को, और ऐसे कैडेट्स का सम्मान करना चाहिए। और DAV कॉलेज 400 यूनिट्स 400 यूनिट्स युवाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निरंतर रूप से, नियमित रूप से ब्लड डोनेशन देना चाहिए और जब भी जहाँ भी आवश्यकता हो अपने साथियों के साथ सदैव तैयार रहना चाहिए। मेरा यही कहना है, JLN हॉस्पिटल को जब भी आवश्यकता हो मेरे फ़ोन के ऊपर सूचित करें, मैं रक्त उपलब्ध कराऊंगा। जी सर, किस तरीके का कैंप लगाया है? ये NCC डे के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष नवंबर के जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें हम NCC डे को सेलिब्रेट करते हैं पूरे वीक। और इस वर्ष टू राज आर्टरी बैटरी अजमेर NCC यूनिट को ये दायित्व दिया गया, जिसमें करीबन 400 NCC कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और रक्तदान महादान है, इस बात को हम चरितार्थ करने के लिए सभी कैडेट्स के साथ, यूनिट के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं कर्नल समीर चौधरी एवं प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय अजमेर डॉक्टर लक्ष्मीकांत को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी योगदान दिया। HMT अजमेर डेयरी के सामने चुंगी फाटक बना लोगों के जी का जंजाल। 3 साल से ओवरब्रिज निर्माण की कछुआ चाल। घंटों फाटक बंद रहने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने लगाया ब्यावर रोड पर जाम। वार्ड नंबर 32 के अंतर्गत आने वाले सुभाष नगर HMT चुंगी फाटक के ज़्यादातर समय बंद रहने से फाटक के उस पार रहने वाले संजय नगर सहित अन्य कॉलोनी के क्षेत्रवासियों का शहर से संपर्क कटा रहता है। पिछले 3 साल से सुभाष नगर अजमेर डेयरी फाटक पर बनाए जा रहे ओवरब्रिज की कछुआ चाल से परेशान
और घंटों फाटक बंद रहने से दुखी क्षेत्रवासियों ने रविवार को ब्यावर रोड पर जाम लगाकर अपने आक्रोश का इजहार किया। स्थानीय पार्षद आरिफ खान के नेतृत्व में संजय नगर, कंचन नगर आदि क्षेत्रों के निवासियों ने जाम लगाकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया, लेकिन इसी बीच रामगंज थाना पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जाम कर रहे लोगों का इलाज करने की धमकी देकर रास्ता खुलवा दिया। हाँ यार, रास्ता जाम करेंगे। चलो रास्ता जाम, तुम्हें मुंह बताओ, रास्ता को जाम किया आपने, वार्ड 32 के कांग्रेस पार्षद आरिफ खान ने बताया कि 3 साल पहले जब भाजपा सरकार थी तब दक्षिण विधायिका अनीता बघेल और भाजपा सरकार के नेतृत्व में इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिज आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं रेलवे के लगातार विकास कार्यों के चलते इस मार्ग पर 5 रेल लाइनें डाल दी गईं। विद्युतीकरण हो चुका है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर परियोजना के तहत ट्रेनों की गति बढ़ा दी गई, जिससे यहां पूर्व में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रेलवे का इतना विकास कार्य होते हुए भी दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इन कॉलोनियों के लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। पिछले 3 साल से नारकीय जीवन जी रहे लोगों की आपातकाल में जान जोखिम में बनी रहती है। अगर किसी के घर कोई आपदा आ जाए तो यहाँ ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। दुर्घटना बीमारी में लोगों को अपनी जान गंवाने का डर सताता रहता है, लेकिन ना रेल प्रशासन सुनने को तैयार है, ना स्थानीय प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधि। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। आज रास्ता क्या रोक लिया, पुलिस हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने के लिए आमादा हो गई। हाँ भैया बताइए क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि यहाँ पर है ना 3-4 साल से यहाँ पर पुलिया का काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हो चुका है, एक आदमी मर चुका, 3-4 इतनी बड़ी रेलवे क्रॉसिंग है, क्रॉस करके जाते हैं, 4-5 हादसे हो चुके हैं, लोग बाग बैठे रहते हैं, लेकिन किसी को ये सूझ नहीं है। जबकि यहाँ पर मतलब है ना 3-4 साल पहले अनीता बघेल जी हैं कि वो MLA थी, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनके सरकार के होते साथ भी मतलब ये काम पूरा नहीं हो पाया सेंट्रल से, तो अभी भी नहीं हो रहा है। पूरी चुंगी फाटक पे जाम लगा रहता है। अगर किसी को अगर अटैक आ गया, कुछ भी अगर बीमारी हो गई ना, तो ना तो वो इधर से क्रॉस कर सकता है ना चुंगी फाटक से क्रॉस कर सकता है। ये इसको 3 साल से बंद पड़ी हुई है, तो अगर किसी को अगर कुछ भी वारदात होती है तो उसका अंजाम मतलब है ना उसको ऊपर ही जाना पड़ता है। उसको अटैक वाले को किसी भी कीमत पे नहीं बचाया जा सकता है। इस वार्ड के अंदर ना तो दक्षिण के MLA ने कभी मतलब है कुछ ध्यान दिया, ना कभी देती है। आप नॉर्थ में चल जाओ, नॉर्थ में आप GC पार करोगे ना तो साउथ ऐसे लगेगा जैसे देहात के अंदर घुस गए हैं। किसी ने भी साउथ अजमेर दक्षिण की तरफ विकास नहीं किया। और यहाँ पे मतलब है ना 15 से 20 हज़ार की आबादी रहती है। अगर कुछ भी हादसा रहता है, बीमारी का दौर है, संक्रमण काल का दौर है, कोरोना काल का दौर है, इसके अंदर अगर मतलब कोई बीमार हो जाएगा, कुछ भी जाएगा तो उसको कैसे लेके जाएंगे? 1.5 से 2 घंटे मिनिमम यहाँ से पार करने में लगता है हॉस्पिटल जाने के लिए। कोई डिस्पेंसरी है ना कुछ है, किसी का भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। रेलवे फाटक 3 साल से बंद पड़ी हुई है। 2 आदमी मर चुके हैं यहाँ पे, एक आदमी वो पानी का ढेर लगा हुआ कंचन नगर के अंदर, वहाँ मर चुका है, लेकिन ना तो कुछ काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे शिकायत करते हैं कलेक्टर साहब को, इसके बारे में 3 बार अवगत करा जा चुका है। पिछली बार ये दुकान गिरी थी, जब भी है ना इनको लेटर देती है, इनकी दुकानें गिर गई थी। अगर खुदा न खास्ता अगर दुकान के अंदर कोई मौजूद होता, वो छत गिर गई थी तो कोई इंसान मर जाता, तो उसका मुआवजा कौन देता? क्या उसकी कोई मतलब कोई दे सकता था क्या? आज क्या करा? आज हमने भीड़ इकट्ठी करी, तो भीड़ इकट्ठी कारण रोड भी बंद हो चुका है। तो अब ये रोड बन रहा है, इतनी वो रोड बंद करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मतलब भीड़ के कारण रोड बंद हो चुका है। और हमारी मांग है कि कलेक्टर साहब यहाँ की मतलब है ना जल्द से जल्द इस फाटक का निवारण किया जाए। क्षेत्रीय नागरिक सुल्ताना बेगम और फरजाना ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के लोग फाटक बंद रहने की समस्या से खासे त्रस्त हैं। बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जाएं तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। परिवार के पुरुष काम पर जाते हैं तो वे लेट हो जाते हैं। ऐसे में फाटक की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। आज इसी परेशानी को लेकर सभी क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई का डर दिखाकर सबको धक्के देकर रवाना कर दिया। इस समस्या से इस क्षेत्र के लगभग 15 से 20 हज़ार लोग परेशान हैं। हाँ जी माता जी, क्या समस्या आ रही है? ये रेलवे जो फाटक बंद कर रखा है रेलवे वालों ने काम के चक्कर में 3 साल से, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है।
10-15 हज़ार आदमियों का निकलने का एकमात्र यही रास्ता है, उसको इन्होंने बंद कर रखा है। ना तो कोई काम नजर आ रहा है इनका, 1 साल 1.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये ना तो जल्दी कर रहे हैं और हम इतना परेशान हैं। हम सब पब्लिक अपने आप इकट्ठे हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। हमारा और कोई रास्ता नहीं। बच्चे स्कूल में लेट हो जाते जाने के, तो बच्चों को वापस स्कूल वाले घर भेज देते हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी पे लेट हो जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। और 1-1 डेढ़ घंटा हमें चुंगी फाटक पे लग जाता है। हम लोग टाइम पे ना पहुंच नहीं पाते कहीं भी। एक बच्ची छत से गिर गई, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने 1.25 घंटा लग गया, चुंगी फाटक पे खड़े रहना पड़ा। तो ये अगर किसी भी बंदे को इस फाटक की वजह से कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार रेलवे मानी जाएगी। आज क्या करा? आज हमने यहाँ पे सब लेडीजों ने धरना दिया है और हम चाहते हैं कि रेलवे हमारी बात सुने और सरकार हमारी बात सुने और इस पे ठोस कदम उठाए। अगर ये कदम नहीं उठाएगी सरकार और रेलवे तो अभी हमने रोड रोका है, उसके बाद हम कर देंगे और उसके बाद हम रेलवे लाइन पे लेट जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और हमें हमारी जानों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार रेलवे, सिर्फ रेलवे होगी। अभी इससे पहले कहाँ प्रदर्शन करा? इससे पहले हमने कहीं प्रदर्शन नहीं किया। हमने वैसे रेलवे के लोगों को रोक के, इनके अधिकारियों को रोक के उनसे बात करिए कि आप इसको रेलवे को जल्दी से जल्दी खुलवाओ, इस फाटक को खुलवाओ, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। तो मजबूरी में आज हमने चक्का जाम किया है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। कौन सी जगह? ये HMT संजय नगर डेयरी के सामने वाली फाटक है। सर परेशानी तो बहुत ज्यादा है, सारे परेशानियों का तो हल तो कुछ हो भी नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि जो पुलिया का काम चालू हो रहा है, जो पुलिया का काम चालू हो गया बंद हो गया, जल्दी से जो पुलिया बनना चाहिए। क्यों हर व्यक्ति के पास में गाड़ी नहीं है, हर चीज के बाद में कोई 4 व्हीलर भी नहीं है। इंसान महिलाएं हमारे यहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, हमारे खानपुरी की महिलाएं मजदूरी करने जाती है, सुबह जाती है शाम को आती है, घंटों तक फाटक बंद रहता है और ये नाले का काम बंद हो गया है, ये नाला रास्ता नहीं दे रही है। हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है, हमने भी बहुत दिन तक पार्षद जी के चक्कर काट के उन्हें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। ये भी नहीं चाहते थे कि चक्का जाम करे रेलवे, हम लोग रोड पे आए, हमें कोई शौक नहीं रोड पे आने का, लेकिन हम चाहते हैं गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, रात को तबीयत खराब हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से जल्दी इसका रास्ता खोला जाए ताकि लोग निकल सके। एनी टाइम हमेशा परेशानी होती है। उधर दोराई नाले के अंदर पानी भरा हुआ है, इधर ना फाटक के अंदर ट्रैफिक जमा रहता है और 5-5 लाइन डाल दिया रेलवे ने, तो 5-5 लाइन डाल दिया। क्या कभी सोचा है कि रास्ता नहीं होगा, इस रास्ते के बीच में से कोई निकलेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा है? और कितना देर तक खड़ा रहेगा आदमी? रास्ता नहीं है तो आदमी निकलेगा ना, वो तो निकलेगा, उसको तो टाइम हो रहा ड्यूटी का, वो तो जाएगा ही। मेरा नाम सुल्ताना बेगम। गुजरात की संस्था अग्निदाह सेवा केंद्र के अध्यक्ष वेनीलाल रसिकलाल सूरत में करते हैं लावारिस लाशों का दाह संस्कार। 2 माह में 107 मृतकों की अस्थियां लेकर पुष्कर में कराई प्रवाहित मृतकों के मोक्ष की कामना। कलयुग के इस दौर में जहां आज अपनों से जीते जी दूरी बनाकर उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है, वहीं गुजरात की एक संस्था अग्निदाह सेवा केंद्र के अध्यक्ष संचालक वेनीलाल रसिकलाल लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर उनका अंतिम संस्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र सरोवर में उनका तर्पण कर अस्थि विसर्जन भी करा रहे हैं। गुजरात के सूरत में अपनी सेवा को लेकर चर्चा में रहने वाले अग्निदाह सेवा केंद्र के अध्यक्ष वेनीलाल रसिकलाल ने रविवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर 107 लावारिस मृतकों की अस्थियों को विधि विधान से पुष्कर सरोवर में विसर्जित कर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। तीर्थगिरि पुष्कर राज पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म की मान्यताओं में अपना विशेष स्थान रखता है। इसी के चलते वर्ष भर लाखों श्रद्धालु आस्था का दामन थाम पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने आते हैं। पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन का भी अपना विशेष महत्व है। इन्हीं मान्यताओं के चलते गुजरात के सूरत शहर से बीते 2 महीने में किए गए 107 लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को पुष्कर सरोवर में विसर्जित करने आए अग्निदाह सेवा केंद्र के अध्यक्ष वेनीलाल रसिकलाल ने बताया कि वह बीते 3 वर्षों से इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। वे हर बार नासिक ले जाकर इन अस्थियों को प्रवाहित करते आ रहे हैं, पर जब उन्हें पुष्कर तीर्थ की महिमा के बारे में ज्ञान हुआ तब वे 2 महीनों में एकत्रित हुई अस्थियों को पुष्कर सरोवर में विसर्जित करने के लिए पुष्कर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने दिवंगत मृतकों की मोक्ष कामना के साथ अस्थियां पुष्कर सरोवर में विसर्जित की हैं।
पुष्कर सरोवर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित दिनेश रायता ने अस्थियों का विसर्जन करवाया। गौरतलब है कि पुराणों में वर्णित लेख के अनुसार पुष्कर सरोवर में स्नान, पूजा अर्चना, पितृकर्म और अस्थि विसर्जन का बड़ा विशेष महत्व उल्लेखित किया गया है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मारू नाम वेनीला रसिकलाल मारवाड़ा, अग्निदास सेवा केंद्र प्रेसिडेंट। सूरतनी अंदर अमारी एक संस्था है अग्निदास सेवा केंद्र। लावारिस अग्निदास सेवा केंद्र द्वारा बिनवासी लाशोनी अंतिम क्रिया करती अमारी आ संस्था है। आ संस्था द्वारा जेटला पण बिनवासी लाशोना अंतिम संस्कार करेल है ए लोकोनी अस्थि जे दर महीने नासिक में विसर्जन करवामां आवे छे। तो आजे आ पुष्करनी अंदर ब्रह्म सरोवर में 102 महीना में 107 लाशोनी अस्थिનું विसर्जन वीआईपी महाराज दिनेशभाईना हाथेथी आ अस्थि विसर्जन करवामां आव्युं छे। अग्निदास सेवा केंद्र एक सूरत की संस्था है। ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करके तीर्थ लोग जाते हैं। यहाँ आगे पुष्कर में उन्होंने 107 जनों का मृतकों का अस्थि विसर्जन किया। इनके जो प्रमुख है वेणी भाई, उनके द्वारा यहाँ पुष्कर सरोवर में वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया गया। आपका नाम? दिनेश रायता, वीआईपी पंडित पुष्कर। महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। माली मंदिर पुष्कर में समाज बंधुओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मालियान मंदिर पुष्कर में सभी समाज बंधुओं द्वारा श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय महासचिव ताराचंद गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मालियान मंदिर पुष्कर में सभी समाज बंधुओं द्वारा श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित की गई है। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय महासचिव ताराचंद गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन के कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल दगदी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने, उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के युवा अध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि महात्मा फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गरीबों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की एक सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। इस अवसर पर मालियान नवयुवक मंडल के अध्यक्ष टीकम चौहान, महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच के तहसील अध्यक्ष सूरज दगदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, नगरपालिका पुष्कर के पार्षद धीरज जादव, भागचंद दगदी, रूपचंद मारोठिया, सत्यनारायण भाटी, सुखदेव मारोठिया, पुखराज दगदी, जगदीश कुडिया, दामोदर मुखिया, विकास मुखिया, रविंद्र नागुरा, सागर गुरावा, गोपाल भाटी सहित पुष्कर क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन के कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल दगदी, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के युवा अध्यक्ष अजय सैनी, मालियान नवयुवक मंडल के अध्यक्ष टीकम चौहान, महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच के तहसील अध्यक्ष सूरज दगदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, राहुल उबाणा, गोपाल भाटी सहित पुष्कर क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का और मजदूरों का, उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। उस कार्य को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पूना के अंदर नगर पालिका में मनोनीत सदस्य भी बनाया गया। जब इनको मनोनीत सदस्य बनाया गया तो लोगों ने, दलितों ने आश्चर्य किया कि आज इस सदन के अंदर नगर पालिका में आज हमारी हक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी को प्रतिनिधित्व मिला है।
तो सारे लोग खुश थे, पिछड़े हो, चाहे SC/ST के हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, इनके विकास के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। उन्होंने उस समय एक पेपर निकाला था जिसका नाम था दीन बंधु। उस दीन बंधु के अंदर किसानों की, दलितों की उत्थान की ही बातें करते थे। ऐसे इन्होंने सैकड़ों कार्य कराए, स्कूलें खुलवाई जगह जगह के ऊपर, ये जो मतलब विधवा आश्रम खुलवाया, कई कार्य कराए। आज इसलिए देश आज इनको नमन करता है, याद करता है। ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इनकी पत्नी को पढ़ा लिखा करके हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षा का गौरव प्रदान कराया। हम दोनों को नमन करते हैं, याद करते हैं। जय महात्मा फुले,